हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर एस टू ट्रिक्स चैनल पर। हमारी चल रही थी कक्षा 10 के राजस्थान इतिहास से 1500 प्रश्नों की एक श्रृंखला वन लाइनर के रूप में। तो जो 63 प्रश्न हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे, अब फर्स्ट चैप्टर से अब आगे का चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाग 2 से। चलिए शुरुआत करते हैं। राजा विराट महाभारत के युद्ध में किसकी ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो उत्तर होगा कि राजा विराट महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये मत्स्य देश के राजा थे जो पांडवों के मित्र थे। चलिए प्रश्न नंबर 2, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? उत्तर होगा 16 महाजनपदों की। अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जो तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण जनपदों में से एक था जहां सीवी जाति के लोग निवास करते थे। प्रश्न नंबर 4, मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो उत्तर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मत्स्य जाति का उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि यह जाति वैदिक काल से ही अस्तित्व में थी। प्रश्न नंबर 5, मत्स्य जन का उल्लेख किन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है? उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में। इन ग्रंथों में मत्स्य जनपद और उसकी परंपराओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 6, राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर होगा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। यह विवाह पांडवों और मत्स्य देश के साथ मजबूत संबंधों का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 7, राजा परीक्षित के पिता कौन थे? तो उत्तर होगा अभिमन्यु। परीक्षित महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा बने और उन्हें पांडव वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। प्रश्न नंबर 8, साल्व जाति कहाँ निवास करती थी? तो उत्तर होगा अलवर के आसपास। यह जाति भारत की एक योद्धा जाति थी जिसका उल्लेख महाभारत से ही मिलता है। प्रश्न नंबर 9, किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद को अपने अधीन कर लिया था? तो उत्तर होगा चेदी महाजनपद ने। चेदी महाजनपद ने अपने सैन्य शक्ति के बल पर मत्स्य जनपद पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न नंबर 10, राजपूत राजवंशों के इतिहास काल क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा राजपूत। यह काल भारत इतिहास में मध्यकालीन समय का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, मत्स्य महाजनपद पुनः स्वतंत्र होकर किस महाजनपद का शिकार हो गया था? तो उत्तर होगा मगध महाजनपद का। मगध अपनी विस्तारवादी नीति के कारण कई छोटे महाजनपदों को अपने अधीन कर चुका था। प्रश्न नंबर 12, राजपूत काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास। यह काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षेत्रीय वर्ण की संतान किसने बताया है? तो उत्तर होगा G.H. ओझा व C.V. वैद्य ने। इन इतिहासकारों ने राजपूतों को वैदिक क्षेत्रियों का उत्तराधिकारी माना है। प्रश्न नंबर 14, राजपूतों को अग्निकांड से उत्पन्न होना किसने बताया है? तो उत्तर होगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। प्रश्न नंबर 15, सबसे पहले किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी है? तो उत्तर होगा डॉक्टर D.R. भंडारकर। उन्होंने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का प्रमाण किससे दिया है? तो डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख से राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का प्रमाण दिया है। बिजोलिया शिलालेख जो है वह भीलवाड़ा में बिजोलिया शहर में पड़ता है जो पार्श्वनाथ मंदिर के एक जलाशय में उत्तर की ओर एक बड़ी सी चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके अंदर सांबर के और अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसमें राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। प्रश्न नंबर 17, राजपूतों को शक और सीथियन की संतान किसने बताया है? तो उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इन्हें शक और सीथियन बताया है। प्रश्न नंबर 18, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है?
तो उत्तर होगा विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। उनका मानना था कि हूण जाति भारत में आकर राजपूतों में परिवर्तित हो गई थी। प्रश्न नंबर 19, गुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया था? तो उत्तर होगा मेवाड़ क्षेत्र पर। गुहिल वंश ने कई शताब्दियों तक मेवाड़ पर शासन किया था। गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर होगा गुहिल या गुहादित्य। इन्होंने गुहिल वंश की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21, गुहिलों को ईरान के शासक नौशेखों की संतान किसने बताया है? तो उत्तर होगा अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशेखों की संतान बताया है गुहिलों को। इन्होंने अपनी ऐतिहासिक कृति आईन अकबरी में इस विचार को दिया है। प्रश्न नंबर 22, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिलों ने अपना शासन कब स्थापित किया था? तो उत्तर होगा 566 ईस्वी में। यह काल गुहिल वंश के उदय का प्रारंभिक दौर माना जाता है। प्रश्न नंबर 23, राज प्रस्तुति ग्रंथ के अनुसार बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था? तो उत्तर होगा 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया था मानमोरी को हराकर। प्रश्न नंबर 24, बप्पा रावल की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा नागदा उदयपुर में। यह गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। प्रश्न नंबर 25, कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा बप्पा रावल ने। यह मंदिर मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता एकलिंग जी को समर्पित है। प्रश्न नंबर 26, गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? उत्तर होगा एकलिंग जी। यह भगवान शिव का एक रूप है और मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो उत्तर होगा कालभोज। ऐतिहासिक ग्रंथों में बप्पा रावल को उनके मूल नाम कालभोज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28, कालभोज की उपाधि क्या थी? तो उत्तर होगा बप्पा। यह एक सम्मानजनक उपाधि थी जो वीरता और पराक्रम के कारण दी गई थी। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि एक किताब था। ये किसने कहा है? तो उत्तर होगा कविराज सामल दास ने। उन्होंने अपने ऐतिहासिक अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया है कि बप्पा रावल कालभोज को दी गई हरित ऋषि के द्वारा एक उपाधि थी, न कि ये कालभोज का नाम था। प्रश्न नंबर 30, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से किसने की है? तो उत्तर होगा C.V. वेदे ने। उन्हें बप्पा रावल की वीरता और सैन्य रणनीति को चार्ल्स मार्टेल के सम्मान बताया है। प्रश्न नंबर 31, किस गुहिल शासक ने परमारों से चित्तौड़गढ़ छीनकर अपनी राजधानी बनाई थी? तो उत्तर होगा जेतर सिंह ने। इन्होंने परमारों को हराकर चित्तौड़ को अपना शासन में शामिल किया था। प्रश्न नंबर 32, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1227 ईस्वी में। यह युद्ध मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। प्रश्न नंबर 33, भूताला के युद्ध की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो उत्तर होगा हमीर मदमर्दन से। यह जयसिंह सूरी द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। प्रश्न नंबर 34, रावल रतन सिंह ने दिल्ली के किस सुल्तान से संघर्ष किया था? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी से। यह संघर्ष चित्तौड़ की रक्षा के लिए लड़ा गया था और 1303 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना कब की थी? तो उत्तर होगा 1540 ईस्वी में। इस ग्रंथ में रानी पद्मावती और चित्तौड़ के जौहर का वर्णन किया गया है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि यह युद्ध जो है वह 1303 ईस्वी में लड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य, तथा इस संघर्ष पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी है। तो देखिए कि युद्ध और जो पद्मावत लिखी गई है उसके बीच में कितना अंतर है। 1303 में यह युद्ध हुआ था और 1540 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो यह इस बात से प्रमाणित होता है कि यह एक कवि की कल्पना थी पद्मावत, न कि एक हकीकत की घटना थी। प्रश्न नंबर 36, गोरा और बादल किसके सेनापति थे? तो उत्तर होगा रावल रतन सिंह के। इन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। प्रश्न नंबर 37, चित्तौड़ के किस रानी ने 1300 रानियों के साथ जौहर किया था? तो उत्तर होगा रानी पद्मावती ने। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जौहर किया था और यह चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो उत्तर होगा 1303 ईस्वी में।
इस युद्ध के बाद चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न नंबर 39, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उत्तर होगा अपने पुत्र खिजर खां को। यह नियुक्ति चित्तौड़ पर खिलजी शासन को मजबूत करने के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो उत्तर होगा खिजराबाद। यह नाम उसके पुत्र के खिजर खां के नाम पर रखा गया था। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर होगा रावल रतन सिंह। उसके बाद मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। प्रश्न नंबर 42, राणा हमीर किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो उत्तर होगा सिसोदा के। इन्होंने बाद में मेवाड़ में गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 43, राणा हमीरदेव ने पुनः गोहिल वंश की स्थापना कब की थी? तो उत्तर होगा 1326 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र बनाया था और सिसोदा वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा राणा हमीर को। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर मेवाड़ को पुनः स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 45, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा राणा हमीर को। यह उनकी वीरता और रणनीति की अक्षमता को दर्शाने वाला उपनाम था। प्रश्न नंबर 46, मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में किसने हराया था? तो उत्तर होगा राणा हमीर ने। यह युद्ध 1336 ईस्वी में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप तुगलक सेना को पराजय मिली थी और इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीरदेव बंदी बना लेता है। प्रश्न नंबर 47, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? उत्तर होगा 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने थे। प्रश्न नंबर 48, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर होगा राणा लाखा के साथ। ये विवाह राजनीतिक संधि के रूप में हुआ था। इस विवाह में शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित होगा। प्रश्न नंबर 49, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा कंवरचुंडा को। उन्होंने अपने छोटे भाई को राजगद्दी सौंपकर त्याग और निष्ठा का परिचय दिया था। प्रश्न नंबर 50, किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? तो उत्तर होगा राणा लाखा के समय मेवाड़ के जावर की खान निकली थी। इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। प्रश्न नंबर 51, किसके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोले झील का निर्माण करवाया था? तो उत्तर होगा राणा लाखा के शासनकाल में। यह झील आज भी उदयपुर के सुंदरता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 52, राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था? तो उत्तर होगा राणा मोकल। राणा मोकल मेवाड़ के शक्तिशाली शासकों में एक था। वे राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 53, राणा मोकल का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1423 ईस्वी में। पिता राणा लाखा की मृत्यु के बाद 1423 ईस्वी में राणा मोकल का राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें मेवाड़ का शासक बनाया गया। प्रश्न नंबर 54, राणा मोकल का संरक्षक कौन था? तो उत्तर होगा कंवरचुंडा। कंवरचुंडा जो राणा लाखा के बड़े पुत्र थे, अपने छोटे भाई मोकल के संरक्षक के रूप में कार्य किया करते थे। प्रश्न नंबर 55, कंवरचुंडा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया था? तो उत्तर होगा मांडू या मालवा। कंवरचुंडा को हंसाबाई ने मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया था तो वे मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे, क्योंकि सामंतों पर जो प्रभाव था वह कंवरचुंडा का अधिक था, क्योंकि मोकल अभी छोटा था। इसीलिए हंसाबाई को यह डर था कि कहीं जो एक कंवरचुंडा है वह उसके पुत्र मोकल को हटाकर स्वयं राजगद्दी न ले ले। इसी डर से हंसाबाई ने कंवरचुंडा को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया था। प्रश्न नंबर 56, 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा पंवार ने मिलकर किसकी हत्या की थी? तो 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा और महपा पंवार ने की थी। प्रश्न नंबर 57, महाराणा कुंभा किस वर्ष शासक बने थे? तो उत्तर होगा 1433 ईस्वी में। राणा मोकल की हत्या के बाद उसके पुत्र महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। प्रश्न नंबर 58, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर किसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास वापस पुनः अर्जित किया था? तो उत्तर होगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त कर सामंतों को संगठित किया और एक मजबूत प्रशासन स्थापित किया।
क्योंकि राणा कुंभा के समय और उसके मामा जो रणमल थे उसका प्रभाव मेवाड़ में अधिक हो गया था और मेवाड़ में जो मेवाड़ी सामंत थे उनका कमज़ोर हो गया था। तो राणा कुंभा ने इन राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त किया और पुनः अपने मेवाड़ी सामंतों में विश्वास अर्जित किया था। प्रश्न नंबर 59, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र किसने बनाया था? तो उत्तर होगा राणा कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपने शासन का मुख्य केंद्र बनाकर वहां की किलेबंदी को मजबूत किया था। प्रश्न नंबर 60, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1437 ईस्वी में। यह युद्ध मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच हुआ था, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 61, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने किसे पराजित किया था? तो उत्तर होगा मोहम्मद खिलजी प्रथम को। कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया और अपनी शक्ति को बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 62, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने मालवा के खिलाफ जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 63, महाराणा कुंभा का पुत्र कौन था? तो उत्तर होगा रायमल। रायमल महाराणा कुंभा के पुत्र थे जो आगे चलकर मेवाड़ के शासक बने थे। प्रश्न नंबर 64, चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कब हुई थी? तो उत्तर होगा 1456 ईस्वी में। यह संधि गुजरात के शासक सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुई थी। प्रश्न नंबर 65, कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? उत्तर होगा 32। कुंभा ने अपने शासनकाल में सुरक्षा हेतु 32 प्रमुख दुर्गों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 66, कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये किसने लिखा है? तो उत्तर होगा सामलदास ने। प्रश्न नंबर 67, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो उत्तर होगा मंडन। कुंभलगढ़ किले का निर्माण वास्तुकार मंडन के निर्देशन में हुआ था। प्रश्न नंबर 68, चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो उनके धार्मिक आस्था का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 69, श्रृंगार चवरी का मंदिर चित्तौड़ में किसने बनवाया था? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 70, रणकपुर के जैन मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा के शासनकाल में। रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। एकलिंग महात्म्य की रचनाकार कौन थे? तो उत्तर होगा कान्हा व्यास। यह ग्रंथ मेवाड़ के अधिष्ठाता देवता भगवान एकलिंग नाथ जी के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 72, संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, राज है मीमांसा का, सूड तू प्रबंध कर ले। राज है मीमांसा का, सूड तू प्रबंध कर ले। इस ट्रिक से आप इन तीनों ग्रंथों को याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 73, सुल्तान उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो उत्तर होगा महाराणा कुंभा को। कुंभा को उनकी दानशीलता और विद्वता के लिए यह उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 74, महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो उत्तर है राणे राव, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदूपत आदि उपाधियां महाराणा प्रताप को मिली हुई थी। ये उपाधियां उनको वीरता, दानशीलता और ज्ञान को दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 75, कुंभा को अपने अंतिम समय में कौन सा रोग हो गया था? तो उत्तर है उन्माद। कहा जाता है कि कुंभा के जीवन के अंतिम वर्षों में वे मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 76, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उत्तर होगा उनके पुत्र उदा ने। सत्ता की लालसा में उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। प्रश्न नंबर 77, उदा ने कुंभा की हत्या कब की थी? तो उत्तर होगा 1468 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 78, महाराणा कुंभा का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? तो उत्तर होगा 35 वर्ष तक। 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा। प्रश्न नंबर 79, हिंदू पद की उपाधि किसे दी गई थी? तो उत्तर होगा राणा सांगा। राणा सांगा को उनकी वीरता के कारण हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद।